हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। तो बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का अध्याय 12, जिसका नाम है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम पेपर के मायने से देखें तो ये जो चैप्टर है एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप। और इससे जो क्वेश्चन है 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके इससे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैं कोशिश करूँगी आपको बहुत ही बेसिक लेवल से समझाने की। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या आप टेलीग्राम चैनल पे भी मेरा मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तभी, जब आप पूरा देखिएगा तो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि सिर्फ आपके 1 महीने बचे हैं पेपर में प्रॉपर। तो ऑल द बेस्ट एंड बहुत सारा पढ़ाई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय विज्ञान अध्याय 12 विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत है क्या एक तरह से अगर हम माने तो क्या है ये। तो अगर हम बात करें कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक दूसरा रूप है। ऊर्जा का दूसरा क्या है, रूप है। अगर हम बात करें कि हम ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम प्रकाश ऊर्जा पढ़ते हैं, जैसे हम हीट ऊष्मीय ऊर्जा पढ़ते हैं और हम विद्युत ऊर्जा भी पढ़ते हैं, यांत्रिक ऊर्जा पढ़ते हैं। यानी कि ऊर्जा का क्या है, विभिन्न प्रकार का रूप है। अगर हम बात करें प्रकाश ऊर्जा का, तो प्रकाश ऊर्जा का जो उच्चतम और सबसे बेस्ट स्रोत है वो क्या है, सन है, आपका सूर्य है ना। अगर हम बात करें ऊष्मीय ऊर्जा का तो भी आपका प्रकाश से ही मिल जाता है। तो अगर हम बात करें ऊर्जा का सबसे बेहतर और बड़ा रूप क्या है, तो प्रकाश है जो कि आपका सूर्य है। लेकिन वहीं हम बात करें अपने जीवन में बीती जो और भी चीज़ें हम ऊर्जा के फॉर्म में यूज करते हैं, तो आपका जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो विद्युत क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी की या विद्युत ऊर्जा की, तो किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब विद्युत ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा आवेश को। सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, किसे समझना होगा, आवेश को। आवेश क्या है आपका, चार्ज क्या है आपका। अगर हम बात करें आवेश की, तो आवेश जो है आपका कुछ नहीं है, आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें कि अगर आप 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास में हमने सबसे पहला जो चैप्टर है पढ़ा था क्या, हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, पदार्थ के बारे में पढ़ा था हमने। पदार्थ जो है हमारे किस चीज़ों से बने हैं, परमाणुओं से। किन से बने हैं, परमाणु से। परमाणु से हमारे पदार्थ बने हैं। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको समझाती हूँ ताकि चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। परमाणु आपके और आगे डिवाइडेड है किस में, इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। ऐसे कई प्रकार से परमाणु को भी टुकड़े टुकड़े में किया जाता था। पहले वैज्ञानिकों ने कहा कि पदार्थ को क्या है, एक तरह से ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, जिसका अपना द्रव्यमान हो, क्या कहलाता है, पदार्थ को पदार्थ कहलाता है। अगर हम पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें तो क्या बन जाता है, परमाणु। तो पहले जो बहुत सारे वैज्ञानिक थे बोले थे परमाणु परमाणु जो है अविभाज्य है, परमाणु को हम और टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते। लेकिन आपके डाल्टन थ्योरी के बाद जब जे थॉमसन आए, तो थॉमसन ने क्या करा, उन्होंने बताया कि आपका जो परमाणु है वो क्या है, एक तरह से पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज की आपके जे थॉमसन ने। फिर आपके प्रोटॉन की खोज की, है ना, गोल्डस्टीन ने। फिर आपके न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें एक सर्किट की, अगर हम एक सर्किट बनाते हैं, एक सर्किट के अंदर आपका दो चीज़ होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल
एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। एक क्या होता है आपका? नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या पास हो रही है? करंट। इसके अंदर क्या पास हो रही है? करंट, विद्युत धारा। आई को विद्युत धारा से सूचित किया जाता है, विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। तो हमने देखा कि जो आपका विद्युत धारा है कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे फ्लो करता है? आपका जो आई है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। विद्युत धारा कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है। तो कैसे फ्लो करता है वो आपका? विद्युत धारा आपका इधर जाएगा। विद्युत धारा आपका कैसे जाता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। लिखिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन है आपका कैसे जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी हमेशा उल्टा रहेगी। वो किधर जाएगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगी, क्योंकि खुद ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ क्या होगी? आकर्षित होगी। हमने पढ़ा है कि आपके जो सेम चार्ज होते हैं, सेम आवेश होते हैं, वो क्या करते हैं? आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो अलग अलग होते हैं वो आकर्षित करते हैं। तो जो आपका विद्युत धारा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कैसा जाता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। विद्युत धारा के अपोजिट, विद्युत धारा के उल्टा। तो यही आपका आवेश है। आवेश क्या है? एक तरह से चार्ज है। किसी भी तत्व एलिमेंट में प्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी धना आवेश और ऋण आवेश, ये आपके जो है वही आवेश कहलाते हैं। वही क्या है? आपका आवेश है। तो विद्युत धारा कुछ नहीं है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी कि समय के साथ आवेश में परिवर्तन। समय के साथ आवेश में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? विद्युत धारा कहलाता है। और अगर हम बात करें आवेश की, तो आवेश क्या है आपका? विद्युत धारा। समय के साथ आप कह सकते हो विद्युत धारा जो है आपका है फ्लो ऑफ करंट ही आपका क्या है? आवेश है। विद्युत धारा का प्रवाह ही क्या है? आपका आवेश है, चार्ज है। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा है कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। कहने का मतलब है कोई भी चालक है, मान लीजिए ये कोई धातु है ए बी, मान लीजिए आपका कॉपर है ये, तो कॉपर में जितनी विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, और उस विद्युत धारा में आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा खर्च हो रही है, जो आपका आवेश यानी कि विद्युत धारा जा रही है, आपका आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और जो ऊर्जा उसमें खर्च हो रहा है वही क्या है? आपका विद्युत ऊर्जा है। वही ऊर्जा क्या है? आपका विद्युत ऊर्जा है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट हो तो Q कूलाम्ब आवेश के चालक के एक सिरा से दूसरे सिरा तक ले जाने में विद्युत ऊर्जा ये होगी। कहने का मतलब है कि यदि किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर, मान लीजिए इसको मुझे A और B का कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो, कितना आपका कह सकते हो कि एनर्जी लगा है, इलेक्ट्रिसिटी लगा है, तो उसको किससे मापते हैं? वोल्ट से। उसे किससे मापते हैं? वोल्ट से, है ना? V। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कूलाम्ब आपका क्या है? C कूलाम्ब क्या है? आपका आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश को Q, कैपिटल Q या स्मॉल q से सूचित करते हैं। दोनों में से किसी से भी आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है Q कूलाम्ब आवेश के चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में व्यय विद्युत ऊर्जा। W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? Q इंटू वी। आगे ही हम पढ़ेंगे इसके बारे में। विद्युत ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा आवेश इंटू विभवांतर या वोल्ट। ठीक है। अगला क्या है आपका? विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत यानी कि चलने वाली पथ को। अब इसमें हम सिंबल पढ़ेंगे। एक दो प्रकार के होता है। अगर ये इसको आपको इस प्रकार की यहाँ एक की देख रही है, इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो इसे बोलते हैं बंद परिपथ। इसे क्या बोलते हैं? बंद परिपथ। आप इसमें बोला है एक किसी भी धारा के सतत तथा बंद परिपथ। सतत यानी कि चलती हुई। एक होता है खुला। अगर मैं इसके अंदर ये पॉइंट ना डालूं, बस इस तरीके से बनाऊं, तो ये बोलूँगा खुला परिपथ। इसके अंदर क्या है? बंद नहीं है, खुला परिपथ। तो ये पूरा सर्किट ही क्या है? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें क्या है आपका? ये वाला हिस्सा आपका बैटरी है, ये वाला हिस्सा आपका बल्ब है,
ये वाला हिस्सा आपका एमीटर है। एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है एम्पियर में। और ये वाला आपका स्विच है, स्विच यानी कि बटन, वहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर इसे बंद रखिएगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अगर आपको इसको इस तरीके से रखना है ओपन, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इसमें लिखा एक सेल, एक विद्युत बल्ब और एक इमीटर तथा एक पल्ग कुंजी से मिलकर बने विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख है ये। तो ये आपको बनाने के लिए भी पेपर में आ सकता है या इसको पहचानने के लिए आ सकता है। इसकी पूरी टेबल है यहाँ पे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आपको याद रखना है। देखिए, विद्युत सेल आपका सिंपल एक चीज़ बड़ा होना चाहिए। अगर विद्युत सेल बना रहे हैं आप, सेल और बैटरी में फ़र्क क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये आपका बड़ा होना चाहिए और दूसरा वाला छोटा होना चाहिए। तो जो आपका बड़ा वाला है लाइन, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। और जो आपकी छोटी वाली लाइन है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। ये धनात्मक है तो बड़ी रहेगी लाइन, और ये ऋणात्मक है। तो अगर आपका सिर्फ इस तरीके से दे रखा है तो ये आपका विद्युत सेल है। क्या है आपका, ये विद्युत सेल है। लेकिन आपको बैटरी चाहिए तो बैटरी आपका कह सकते हैं, सेलों का संयोजन को ही बैटरी कहते हैं। एक तरह से आप इस तरीके से लीजिए, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या है, यहाँ पे 1 2 3 सेल है। तो सेलों के संयोजन को ही क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। खुली पलक कुंजी अथवा स्विच, ये आपका खुला हुआ है, अभी मैंने ऊपर बताया। और इसके अंदर अगर पॉइंट है इस तरीके से तो ये आपका बंद हो गया। तार संधि, ये आपका एक तार है, इसी में आप एक और तार ला करके जोड़ दीजिए इस तरीके से, तो ये आपका हो गया तार संधि। यहाँ पे तारों का मिलना, 2 तार जुड़ी हुई है इसलिए तार संधि। तीसरा है आपका बिना तार संधि, यानी कि एक तार आपका आया और इस तरीके से ऊपर से एक और तार आ गया, ऊपर से एक और तार आ गया, तो इसमें कोई गांठ नहीं है, बस ऊपर से जा रहा है। तो ये आपको हो गया बिना तार संधि, क्रॉसिंग कह सकते हो। ये आपका बल्ब का साइन है, ये वाला साइन आपका बल्ब का है। प्रतिरोधक, रेजिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं। प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, यानी कि कह सकते हैं आपका जिससे प्रतिरोधकता को नियंत्रित करता है या विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को नियंत्रण में रखता है, वही आपका रेजिस्टिविटी है। ये आपका एमीटर हो गया, ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ है चार्ज। चार्ज के बारे में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये, इसको अच्छे से समझिएगा। चार्ज आपका कुछ नहीं है, आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जाना ही क्या है, आपका आवेश है। मैं अभी बताया मैंने, बड़ा वाला चीज़ आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है आपका छोटा वाला लाइन। तो ये आपका क्या है, आई जा रहा है विद्युत धारा। अगर हम बात करें आपका जो विद्युत धारा कैसा जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, यही आपका आवेश है। तो यहाँ पे देखिए, आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कूलम्ब सी आवेश का एसआई मात्रक है। कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर आवेश यानी चार्ज पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, तो उन्हीं के सम्मान में कूलम्ब इसका एसआई मात्रक रखा गया। एक कूलम्ब आवेश 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब है। ये ऋण आवेशित है। ऋण आवेशित इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू तो आपको याद करनी की है। ये वैल्यू कैसे निकली है ये मैं आपको बताऊंगी अभी न्यूमेरिकल्स के थ्रू। ये आप क्लास 9th में अगर आप 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर पढ़े हैं, मतलब कि आपके परमाणु और अणु और परमाणु की संरचना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आपका चार्ज दिया हुआ है जो कैलकुलेट किया है किसने, आपके जे थॉमसन ने। ठीक है, अगर हम बात करें आवेश की, तो आवेश का क्या फॉर्मूला है, Q = NE। एन Q आपका क्या है, कुल आवेश, आप कैपिटल Q भी ले सकते हैं, स्मॉल q भी ले सकते हैं। N आपका है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E क्या है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब देखिए जो ये वाली वैल्यू है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इसको कैसे निकालना है। एक कूलम्ब का आवेश आपको कैसे
कैलकुलेट करना, ये पेपर में आता है, पूछता है 1 कूलम्ब का आवेश अगर पूछता है पेपर में तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है। देखिए 1 कूलम्ब का आवेश निकलना है ना, हमें एक कह सकते हैं 1 कूलम्ब का क्या निकालना है, क्यू निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्यू इजकल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, एन ई। अभी हम पढ़ेंगे फॉर्मूला, क्यू इजकल टू क्या पढ़ा हमने, एन ई पढ़ा। अभी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे, आई इजकल टू क्या फॉर्मूला है, क्यू अपॉन टी, विद्युत धारा, आगे पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा हमारा क्या है, आवेश अपॉन लिया गया समय, यानी कि आवेश को जितना समय लगता है एक सर्किट को कंप्लीट करने में, वही क्या है आपका विद्युत धारा, वही क्या है आपका विद्युत धारा है। तो ये आपका क्या हो गया, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो गया। क्यू के जगह हम क्या एन ही लिख सकते हैं, क्यू के जगह हम क्या लिख देंगे, एन इंटू ई अपॉन में टी, ये हो जाएगा आपका आई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ गया आपका। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आई हमारा क्या है 1 एम्पियर, आई करंट क्या है 1 इक्वल टू एन इंटू ई, और टी भी क्या, हम सेकेंड भी क्या लेते हैं 1 सेकेंड। तो 1 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू एन इंटू ई। यहाँ तक आई होप सो समझ में आ गया। अब दूसरे पेज में चलते हैं हम। 1 आपका ऐसे ही रहेगा, 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। अब क्या आ जाएगा आपका इक्वल टू में क्या था, इक्वल टू में एन ई था, है ना, इक्वल टू में क्या था एन इंटू ई। एन ऐसे रहने दीजिए, ई की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 पॉइंट क्या आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कितनी, एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
1 को ही रखिए और इसको डिवाइड में लेके जाइए। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा अपॉन में n। देखिए क्या करना है आपको, पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा, हो जाएगा 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। यहाँ से एक 0 ले लेगा तो कितना हो जाएगा ये 50। 50 इंटू 10⁻18, 50 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा 8×48, है ना। 8 से डिवाइड कीजिए 50 को, 8×48 पॉइंट हो जाएगा 8 दूनी 16, क्योंकि 48, 50 में से 48 गए कितना बचेगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा तो 8, आपको कितना बचाएगा वहाँ पे, डिवाइड कर 8 डिवाइडेड बाई 50, यहाँ हो जाएगा 48, 2 पॉइंट लगाएंगे, 8×48 पॉइंट लगाएंगे, 20 हो गया, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, और लास्ट में बचेगा 40, यानी कि 8×5 = 40। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 6.25 इंटू 10⁻18, 10⁻18 n इक्वल टू, यानी क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज पे आपका 6, लगभग लिखा जाता है 6.18 इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लगभग लगा है आपका, है ना, यहाँ पे क्या लगा है आपका लगभग, 1 कूलम्ब आवेश का 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो अगर निकालने को आया पेपर में तो। आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होंगी आपको चीज़ें, इस तरीके से आप इसको निकाल कर सकते हैं। ये आ जाएगा 6 पॉइंट, क्या आ जाएगा आपका n इक्वल टू, यानी कि 1 कूलम्ब इक्वल टू, सी ले लीजिए, आपका क्या आ जाएगा 6, अप्रॉक्स में लिख सकते हैं आप 6 इंटू 10⁻18, या आप लिख सकते हैं 6.25 इंटू, इसको ऐसे लिखिएगा तो यहाँ लिखिएगा अप्रॉक्स में, लगभग,
अगर आप पूरा वैल्यू लिखना है तो लगभग लिखने की जरूरत नहीं है। 10⁻18 ये है आपका 1 कूलम्ब का आवेश किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, आगे आते हैं हम। आगे क्या है आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप इसको आवेश के प्रवाहित होने की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितने स्पीड से चार्ज फ्लो हो रहा है वही आपका क्या है, आई है। वही आपका क्या है, आई है। तो आप कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाहित होने की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या है, आवेश अपॉन में समय, यानी कि I इक्वल टू Q अपॉन टी। आई इक्वल टू Q अपॉन टी, आवेश अपॉन टाइम। धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर है। एम्पियर इसका SI मात्रक है, लेकिन इसको मापता कौन है, एमीटर। मापता कौन है, एमीटर इसका यंत्र है। और SI मात्रक क्या है, एम्पियर। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम्ब आवेश से प्रवाह से होती है। अर्थात 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन में 1 सेकेंड। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर यानी कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है। अथवा 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर को व्यक्त किया जाता है। इसको आप याद कर सकते हैं, पेपर में पूछा जाता है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। अगर आपको बोला जाए कि 1 एम्पियर में कितना आवेश है तो क्या हो जाएगा, 1 कूलम्ब। और कितना टाइम लगा है, तो 1 सेकेंड। यही इसका फॉर्मूला है। 1 एम्पियर अगर किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो उसका चार्ज भी क्या होगा, 1 कूलम्ब होगा। और उसका समय भी क्या होगा, 1 सेकेंड होगा। ठीक है, और 1 मिली एम्पियर हो रहा है तो वैसे ही आपका 10⁻³ में हो जाएगा। और 1 माइक्रो हो गया तो 10⁻6 एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन। अभी मैंने बताया आपको विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है, एमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर को किस तरीके से करते हैं, इसको मान लीजिए आपको ये कोई करंट पास हो रहा है तो आपका एमीटर कहाँ होगा, यहाँ। या पॉजिटिव हो गया, या नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया। तो एमीटर, देखिए विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। ये आपका यंत्र हो गया, डिवाइस लगा दिया। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। एमीटर का प्रतिरोध यानी कि यहाँ से कोई करंट पास होगा तो इसको ज़्यादा ये रोकेगा नहीं, वो आसानी से उसमें जा सकता है। तो इसका प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम यानी कि आपका सीरीज में जोड़ेगा। ये कैसा जोड़ेगा आपका एमीटर, सीरीज में। लेकिन अगर हम वोल्ट की बात करें, अगर आपको वोल्टेज मापना है तो वोल्ट मीटर हमेशा समांतर में जुड़ता है। आगे पढ़ेंगे हम। तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। भी पता है मैंने, विद्युत धारा आपका ये जा रहा है तो आपके इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर। इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा उल्टा रहेगा। क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना जाता है। विद्युत धारा क्या जाती है, धनावेश, यानी कि आपका धनावेश से ऋणावेश माना जाता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, क्योंकि वो खुद ऋणावेश है तो ऋणावेश से धनावेश की ओर जाएंगे, ऋणावेश से धनावेश की ओर जाएंगे। आई होप सो यहाँ से आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक वोल्टेज। अब विद्युत विभव क्या है, देखिए विद्युत विभव है आपका किसी बिंदु पर स्थित इकाई विद्युत धनावेश में संग्रहित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होती है। कहने का मतलब है आपका विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक, कह सकते हैं आपका पोटेंशियल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल। ठीक है, अगर कोई चार्ज क्यू से मैंने मान लिया, क्यू पे कोई चार्ज रखा है, कहाँ, अनंत पर। कहाँ रखा है, अनंत पर रखा है। अनंत पे मान लीजिए ये कोई चार्ज है जिसका यहाँ पे मैंने रखा है और एक क्या बना रहा है,
प्रभावित क्षेत्र बना रहा है, इसका चार्ज का प्रभाव, इस पॉजिटिव धनावेश का प्रभाव पूरे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में है। तो इस पॉइंट तक इस चार्ज को लाने में जितना कार्य किया जाएगा, इस अनंत चीज पे जो रखा है आपका आवेश, इस अनंत जगह पे जो आवेश रखा है Q नॉट, उसको हम इस पर्टिकुलर आवेश के तक पहुंचाने में जो भी ऊर्जा लगेगा वही आपका क्या है, विद्युत विभव है। वही आपका क्या है, विद्युत विभव है। विद्युत विभव है यानी कि आपका V है। क्या है आपका, V है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपका, बोल्ट होता है। इसको मापते किस में है, बोल्ट में मापते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका ऐसा ही मात्रक क्या है आपका, बोल्ट है। ये आपका हो गया। अब विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में क्या अंतर है, यहाँ पे जैसे आ गया विभवांतर, क्या आ गया, वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज का अंतर, यानी कि विभव का अंतर ही क्या है, विभवांतर। एकांक वेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट है। ठीक है, विद्युत विभाग का मात्रक क्या है, वोल्ट है। और उसको मापते किससे, वोल्ट मीटर से। डिवाइस क्या है इसका, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। देखिए इस विद्युत बिंदुओं के बीच विभवांतर V क्या फॉर्मूला होता है, किया गया कार्य डिवाइड बाई आवेश, यानी V इज इक्वल टू किया गया कार्य यानी W अपॉन में Q, यानी कि W अपॉन में Q। यही आपका क्या है, विभवांतर है। अब विभव में और विभवांतर में क्या अंतर है, विभव में हमने क्या लिया था, इन्फिनाइट से लिया था मैंने चार्ज। इसमें कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल ये कोई A पॉइंट है और ये कोई B पॉइंट है। ठीक है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। तो यहाँ से A से लेकर के B पॉइंट तक जो चार्ज फ्लो हुआ है, जो आपका चार्ज फ्लो हुआ है Q, जो आपका चार्ज फ्लो हुआ है, तो इस दूरी को तय करने में जितना कार्य किया गया है वही हुआ आपका विभवांतर। वही आपका क्या हो गया, विभवांतर हो गया। सिंपल है। अगर हम इन्फिनाइट से बात करें, इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक ले जाना हमें, तो ये हो गया विभव अंतर। ठीक है, ये हो गया क्या आपका, वोल्टेज पोटेंशियल हो गया। लेकिन एक बिंदु से B बिंदु है, ये कोई ये बिंदु है, तो यहाँ में जितना हमें कार्य लगा, यहाँ आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में जितना कार्य लगा वो हो गया आपका विभवांतर। वो क्या हो गया आपका, विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला होता है W अपॉन V, W अपॉन क्या, W अपॉन आपका क्या हो जाएगा, विद्युत विभव Q, यही होगा ना। W अपॉन क्या हो जाएगा, W अपॉन Q, यानी किया गया कार्य डिवाइडेड बाई आवेश, आवेश, ये है आपका विभवांतर। ठीक है, एक और चीज़ है विभवांतर, यानी कि आपका जो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वो क्या है, बोल्ट। वो क्या है आपका, बोल्ट। और इसे मापते किस में है, इसकी जो डिवाइस है वो है आपका बोल्ट मीटर। जैसे एम्पियर क्या है, ऐसा ही मात्रक विद्युत धारा का है, उसको एमीटर मापता है, वैसे आपका बोल्ट आपका विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है जिसे मापता है बोल्ट मीटर, बोल्ट मीटर। ठीक है, आई होप सब यहाँ तक समझ में। अब अंतर क्या है, देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट एक अंतर है। अंतर क्या है, जो आपका एमीटर था, आपका जो एमीटर है वो हमेशा कैसा रहता है, सीरीज में ऐड होता है। कैसे में ऐड होता है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में ऐड होता है। A से B तक का अगर मुझे करंट मापना हो तो हम इसे किस में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में। लेकिन अगर हमें A और B पॉइंट का वोल्टेज मापना हो तो वोल्ट मीटर हम कहाँ लगाते हैं, समांतर श्रेणी, समांतर में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, समांतर रहता है ये, इसका कैसे होता है, समांतर। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में रहेगा और आपका जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा समांतर क्रम में रहेगा, पैरेलल में रहेगा। कैसा रहेगा, पैरेलल। ये सीरीज में रहेगा और ये पैरेलल में रहेगा। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि एक वोल्ट,
एक बोल्ट कब कार्य किया जाता है? एक बोल्ट जब एक कूलम्ब आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य होता है, उसे विभवांतर का 1 बोल्ट कहते हैं। कहने का मतलब है V इक्वल टू क्या है? W/C। तो हम इसको W का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल है। तो 1 जूल अगर कार्य करेगा तो आपका यहाँ क्या था? Q था। 1 कूलम्ब नीचे कार्य होगा और 1 बोल्ट यहाँ पे। 1 बोल्ट कब कहलाएगा? जब 1 जूल कार्य होगा और 1 कूलम्ब, यानी कि 1 कूलम्ब आवेश को कह सकते हैं आप 1 जूल कार्य करने के लिए 1 कूलम्ब और 1 बोल्ट की आवश्यकता होगी, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो आप 1 बोल्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 जूल कूलम्ब इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये आपका है पॉइंट। अब आते हैं बोल्ट मीटर। बोल्ट मीटर क्या है? एक डिवाइस है जो क्या करता है? विभवांतर को मापने की युक्ति को बोल्ट मीटर कहते हैं। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा किस में यूज होता है? पार्श्व क्रम में जुड़ता है। ये हमेशा समांतर में जुड़ता है। इसका बोल्ट मीटर हमेशा क्या होता है? ज़्यादा। इसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसको इसलिए दूर भेजते हैं, इधर जोड़ देते हैं ताकि करंट को पास होने में कोई रोड़ा प्रदान ना हो, रास्ते में कोई रुकावट प्रदान ना हो, इसलिए इसको इधर जोड़ देते हैं, इस ओर जोड़ देते हैं वोल्ट मीटर को। ठीक है, ताकि आसानी से करंट पास थ्रू हो जाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल, अगर हम सेल की बात करें तो सेल क्या है आपका? सिंपल आपका ये जो आपका किसी भी सर्किट को बनाने में जो यूज होता है, यही आपका क्या है? सेल है। यही आपका क्या है? ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, तो ये जो पार्ट है आपका यही क्या है? सेल है। यही आपका सेल है। यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है, यानी कि वोल्टेज को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। अगर हम बात करें कि विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि इस सर्किट से इस पूरे सर्किट में कैसे घूमती है, क्यों घूमती है, तो वो होता है आपका विभवांतर का अंतर। जितना वोल्टेज का अंतर होगा उतना ही आपका करंट ज़्यादा फास्ट कह सकते हो कि तेज़ी से पास आउट होगा सर्किट में। कहने का मतलब है अगर आपका वोल्टेज ज़्यादा होगा यानी कि मान लीजिए 5 वोल्ट है और एक है 10 वोल्ट, एक क्या है आपका 10 वोल्ट, तो किस में करंट ज़्यादा होगा? 10 वोल्ट वाले में। तो जिसमें आपका वोल्टेज विभवांतर ज़्यादा होगा, करंट उसी में ज़्यादा पास आउट होगा। ये है आपका विद्युत हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होता है, यानी कि पॉजिटिव टू किधर जाता है? नेगेटिव। किधर जाता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव कभी भी नहीं जाता है। ओम का नियम, ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI जिसे आप लोग बोलते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए कुछ नहीं है, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती होता है ना? समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए, इसे ओम का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में V यानी कि आपका क्या है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। समानुपाती होता है किसके? R के। अगर आपका वोल्टेज ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। R एक नियतांक यानी कांस्टेंट, जिसे तार का प्रतिरोधक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाती, देखिए ओम इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ऐसे बस आप नॉलेज के लिए याद रखिए, पूछा नहीं जाता है। जॉर्ज साइमन ओम, 2 बार साइमन है, साइमन ओम 1827 में, कब? 1827 में आपके ओम्स लॉ इन्होंने दिए थे। अब इसको सिंपल भाषा में समझिए। देखिए मान लीजिए मैंने 3 बैटरी ली है, 3 एक तरह से ले लीजिए धातु, 1 2 और 1 3, ये 3 धातु मैंने कॉपर का ले लीजिए, तीनों मान लीजिए एक ही धातु है, सेम लंबाई है, सेम मोटाई है, इसका लंबाई भी क्या है? सेम है, L इसका सेम है और मोटाई भी क्या है? सेम है। अगर मैं इसके नीचे सेल लगाऊं
मान लीजिए इसमें मैंने वोल्टेज दिया 5, इसको मैंने कर दिया 10, इसे कर दिया मैंने 15 वोल्ट इसमें पास हो रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा करंट किस में पास होगा। सिंपल है, जहाँ ज़्यादा वोल्टेज है वहाँ पे ज़्यादा करंट भी पास होगा, यानी कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, V, है ना। जिसमें ज़्यादा वोल्टेज है उसमें आपका ज़्यादा करंट, ज़्यादा वोल्टेज है तो ज़्यादा करंट होगा, है ना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्या हो जाएगा आपका, V किसका है, V क्या है आपका, V समानुपाती है किसके, I के। ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा विभवांतर तो ज़्यादा विद्युत धारा, है ना, ये कहता है। तो यही कहता है आपका ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि विद्युत परिपथ में धातु के तार दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि B किसके समानुपाती होता है, I के, विद्युत धारा के, है ना। और परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। तार का तापमान कैसा रहना चाहिए, समान, यानी कि आपकी लंबाई, मोटाई और तापमान तीनों समान रहेगा तभी आपका ओम का नियम फॉलो होगा। अगर आपका तापमान, लंबाई, मोटाई अलग अलग होंगे तो ओम का नियम उस पर लागू नहीं होगा। ये आपका ओम्स लॉ का लिमिटेशन है, कमियां हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अगर आपने एक तार की लंबाई ज़्यादा रखी और दूसरी की कम, एक की मोटाई ज़्यादा रखी और दूसरी की कम, तो वहाँ पे ओम का नियम लागू नहीं होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो बी आपका तभी इक्वल होगा I के जब तक उसमें जो भी लंबाई है, मोटाई है और तापमान है कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो ये जब समानुपाती का साइन है, यानी कि B समानुपाती है I के और V समानुपाती किसके, R के। वोल्टेज ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, प्रतिरोध भी। यानी कि आप मान लीजिए कोई चीज़ स्पीड में, कोई कार जा रही है तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर वगैरह या कुछ भी रास्ते में पड़ेगा तो उसको क्या होगा, इन चीज़ों को ज़्यादा सामना करें। मान लीजिए आप एक सीधी रोड पे जा रहे हैं और पूरा कोई वहाँ पे रुकावट नहीं है तो आराम से पार कर पा जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करें वोल्टेज वहाँ क्या है आपका, एक तरह से हाई है, कार की स्पीड ज़्यादा है, रास्ते में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर है, तो कार को क्या आएगी, रुकावट होगी और वो बहुत ज़्यादा उछलेगी, है ना। और स्पीड कम रहेगी तो अगर रुकावट है तो वो आराम से पार कर पाएगी। यानी वोल्टेज ज़्यादा है तो आर भी क्या होगा, ज़्यादा, आर भी क्या होगा, प्रतिरोधकता भी क्या होगी, ज़्यादा। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की। पहले हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं ओम्स लॉ को। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, R आपका प्रतिरोधक है, V आपका विभवांतर है। तो जैसे ही आप समानुपाती का साइन हटाते हैं यहाँ क्या आ जाता है आपका I। इससे और फॉर्मूला बना सकते हैं, V/I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी, ठीक है। मान लीजिए, नहीं तो आप कह सकते हो, अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकता, तो न्यूमेरिकल्स के अलग से वीडियो भी लेके आऊँगी जिसमें मैं एक एक चीज़ करके आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो आई होप सो आपका ये ओम्स का नियम है। ओम्स नियम का कमियां क्या है कि अगर आप कोई भी धातु ले रहे हैं तो उसकी तापमान, दाब और क्षेत्रफल अलग अलग हुए तो आपके ओम का नियम काम वहाँ पे नहीं करेगा, ओम का नियम वहाँ पे काम नहीं करेगा, ये उसकी कमियां हैं। अगर हम बात करें प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, रुकावट, दिक्कत है। अगर आपके मान लीजिए ये आपका सर्किट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया,
यहाँ से करंट पास करा तो यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, आराम से करंट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, और बीच में मैंने इसको इस तरीके से रोड़ा लगा दिया। ये क्या है? यही आपका प्रतिरोध है, यही क्या है? आपका प्रतिरोध है। और जैसे ही अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ क्या कहता है आपका कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V किसके समानुपाती है? V किसके समानुपाती है? R के। लेकिन आपका I व्युत्क्रमानुपाती है। I क्या है? R के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि विद्युत धारा ज़्यादा होगा तो प्रतिरोधकता कम होगी, और प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी तो विद्युत धारा क्या होगी? कम। इसके व्युत्क्रमानुपाती है, यही आपका ओम्स लॉ। अगर हम बात करते हैं प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की, तो यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का प्रतिरोध या विरोध करता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? ओम। या इसे ग्रीक भाषा के शब्द ओम से निरूपित करते हैं। ओम के नियम के अनुसार R इज इक्वल टू B अपॉन I, R इज इक्वल टू B अपॉन I, यानी कि विद्युत धारा क्या है? R यानी प्रतिरोधक की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आपका R ज़्यादा होगा तो I कम, यानी कि प्रतिरोध ज़्यादा होगा। प्रतिरोध यानी कि मैंने एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो करंट कम फ्लो होगा ना इसमें। लेकिन अगर मैंने इन सबको हटा करके सिंपल से एक लगाया तो बैटरी में क्या होगी? आपकी जो सर्किट होगी उसमें करंट अच्छे से आराम से फॉलो होगा। अगर उसे भी हटा दिया तो और आराम से होगा। तो यही आपका 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। ये कैसे आया? R इज इक्वल टू क्या है हमारा? R इज इक्वल टू B अपॉन में I, और V यानी वोल्ट, इसे 1 वोल्ट से मापते हैं, यानी वोल्ट है इसका ऐसा ही मात्रक 1 वोल्ट। अगर आपका 1 ओम किसी चीज़ में, किसी सर्किट में आपका 1 ओम प्रतिरोधक है तो आपका वोल्ट यानी वोल्टेज भी 1 होगा, और आपका करंट भी क्या होगा? 1 एम्पियर। सिंपल इसका ऐसा ही मात्रक लिख दिया गया है। प्रतिरोधक का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। इसलिए इसमें लिखा है 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोधक भी क्या होगा? 1 ओम कहलाता है। ये डेफिनेशन पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें प्रतिवर्ती प्रतिरोध, रिफ्लेक्स रेजिस्टेंस, ये क्या होता है? स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि वोल्टेज की जो आपका है वो सेम है, लेकिन प्रतिरोधकता को अगर हम कम करने के लिए कोई चीज़ें लगाएं तो वही क्या है? आपका रिफ्लेक्स रेजिस्टेंस है। वही क्या आपका है? प्रतिवर्ती प्रतिरोध है। धारा नियंत्रक, करंट कंट्रोल, इसको भी करंट को कंट्रोल में लाने के लिए यूज किया जाता है। परिपथ में प्रतिरोध को प्रवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। लास्ट जो आपका सेकेंड टर्म का प्री बोर्ड का जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था। तो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि आपका L ज़्यादा होगा तो आपकी प्रतिरोध R भी क्या होगी? ज़्यादा। अभी हम पढ़ेंगे इसका नियम। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आपका एरिया के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लंबाई के समानुपाती। लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जितना आपका सर्किट बड़ा होगा, जितना आपका सर्किट बड़ा होगा जितना आपका सर्किट बड़ा होगा, लंबा होगा, उतना ही हम उसमें ज़्यादा प्रतिरोध R लगा सकते हैं, यही है। लेकिन अगर आपका सर्किट मोटा है, अगर आपका सर्किट कैसा है? मोटा है, तो उसकी प्रतिरोधकता वो कम हो जाएगी। इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और आपका जो प्रतिरोधकता है कम होगा तो I क्या होगा? बढ़ जाएगा। विद्युत धारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये है आपका ये वाला पार्ट। तापमान के समानुपाती होता है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका प्रतिरोध
निर्भर करता है। यानी कि तापमान, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पदार्थ की प्रकृति भी पर भी वो निर्भर करता है। यानी कि मान लीजिए अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर से भी ज़्यादा सुचालक क्या है आपका, सिल्वर है, चांदी है। तो चांदी में आपकी रेजिस्टिविटी कम होगी, कॉपर में उससे ज़्यादा थोड़ा होगी, और अगर एल्युमिनियम की बात करें तो उससे ज़्यादा होगी। आपके टेबल दे रखे हैं बुक में, वो भी आप आराम से याद कर सकते हैं। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक की लंबाई के समानुपाती, सीएम हमने पढ़ा है, समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कर्मानुपाती होता है, और तापमान के समानुपाती होता है। ये सेम चीज़ें हमने अभी पढ़ी। प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी, ये आपका क्या है, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है आपका, प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी का ऐसा ही मात्रक क्या है, ओम मीटर। अगर हम रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक की बात करें, उसका ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ओम है। लेकिन प्रतिरोधकता की बात करें तो क्या हो गया, ओम मीटर। यानी कि पूरे, ये मान लीजिए सर्किट है आपका, तो मैंने यहाँ प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया। ये सीरीज में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया आपका। तो मान लीजिए ये हो गया आपका R1, R2, R3 और ये हो गया R4। तो ये सब क्या प्रतिरोध है, ये सब क्या है आपके प्रतिरोध है। अलग अलग जो हो क्या हो गया, प्रतिरोध। इसका जो ऐसा ही मात्रक हो क्या है, ओम है। लेकिन मैं मान लूँ कि इन सब को R एक बड़े रूप में ले लूँ, R = R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये जो बड़ा वाला है, इन सबको इकट्ठे जब मापते हैं तो इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक है क्या हो जाता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। जैसे रेजिस्टिव, जो आपको प्रतिरोधक है, क्षेत्रफल और अनुप्रस्थ काट के बदलते हैं तो वो भी बदलती है, लेकिन प्रतिरोधकता आपकी नहीं बदलती, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। धातुओं एवं मिश्र धातुओं को प्रतिरोधकता परिसर 10⁻⁸ to 10⁻⁶ मोम मीटर है। ये पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा ये वैल्यू। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। यानी कि मिश्र धातु जो होते हैं, मान लीजिए कॉपर और जिंक को अगर हम मिलाएं तो क्या बनता है आपका, पीतल बनता है। तो उसकी प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातु, अवयवी यानी कि जो अलग अलग धातु है, उससे अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। तांबा एवं एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम है। प्रतिरोधकता सबसे कम है आपकी चांदी की, फिर है आपकी तांबा की, फिर आपके एल्युमिनियम। तो चांदी महंगी होती है इसलिए वो उसे यूज नहीं किया जाता। तांबा और एल्युमिनियम उसके बाद कम प्रतिरोधकता उसमें होते हैं और सस्ती भी होती है, इसलिए उसे यूज किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के, बहुत ही वेरी वेरी VVI इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो है आपका प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। इसे क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है सीरीज यानी लाइन में, कॉम्बिनेशन। जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोधक ये है आपकी R = R1 + R2 + R3। प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रवाहित होती है। जैसे कि यहाँ चित्र में देखिए, R1 R2 R3, तो ये किस में लगा है आपका, सीरीज में लगा है। ये आपका एमीटर किस में लगा है, सीरीज में लगा है, श्रेणी बोलते हैं हिंदी में। ये किस में लगा है, समांतर में लगा है, समांतर इसमें लगा है आपका, समांतर में लगा है। अगर यहीं में मैं एक न्यूमेरिकल दे दूं कि इसमें मान लीजिए आपका कितना गुजर रहा है, 2 ओम की कोई R1 आपका क्या दे रखा है, यही न्यूमेरिकल हम एक सॉल्व कर लेते हैं। R1 दे रखा है आपका R1 दे रखा है
R1 दे रखा है आपका 2 ओम, R3 दे रखा है 3 ओम, R2 मान लीजिए ये, R3 दे रखा है 4 ओम, R3 दे रखा है 4 ओम। तो टोटल कुल प्रतिरोधकता कितनी होगी, R कितनी होगी? तो R इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम में, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि सिंपल आपको इन तीनों को प्लस कर देना है। 4 3 7 2 9, यानी कि 9 ओम आपका टोटल प्रतिरोधकता है। ये आपका 9 ओम आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सीरीज वाला भी मैं आपको बता रखी हूँ। तभी हमें एक और तथा कुल विभांतर, व्यष्टिगत प्रतियोगिताओं में विभांतर का योग। अगर हम बात करें, अगर आपका जो भी देखो इसमें डिफरेंस क्या है, अगर हम बात करें सीरीज की, तो सीरीज में क्या होता है आपका, करंट आपका समान होता है। करंट कैसा होता है, समान होता है। करंट कैसा होता है आपका, समान होता है। वोल्टेज भी कैसा होता है, समान होता है। ये है आपका श्रेणी कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन की कह सकते हैं खासियत। आपका वोल्टेज भी कैसा होता है, समान, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप कह सकते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, V1 इक्वल टू, और V2 इक्वल टू क्या होता है, IR2, V3 इक्वल टू क्या होगा, R3। यानी कि इस फॉर्मूले को कैसे निकाला गया उसके तरीके से भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने ऐसे लिया, V इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, IR, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, V1 इक्वल टू क्या होगा, I1 और R1, V2 इक्वल टू क्या होगा, I2 और R2, और V3 इक्वल टू क्या होगा, I3 और R3। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, V इक्वल टू हो गया IN R1, यानी कि B1 प्लस B2 प्लस B3। ये आपका समझ में आ गया। IN R1, IR क्या होता है, B के बराबर होता है, B के बराबर हमने पढ़ा है। तो IN R1 क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि जो आपका विभांतर होता है वो भी कैसा होता है, सेम होता है, वो भी कैसा होता है, सेम होता है। यही आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अतः एक तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है। सबसे बड़ा व्यक्तिगत यानी कि पूरा पूरा प्रतिरोध से क्या होता है, बड़ा होता है, ये कहने का मतलब है। अगर हम बात करें समांतर संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहती है आपकी जब तीन प्रतिरोधकों को एक साथ बिंदुओं x तथा y के बीच संयोजित किया जाता है तो संयोजन पार्श्व क्रम या समांतर, हिंदी में इसे समांतर भी बोल सकते हैं आप, समांतर संयोजन कहलाता है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक व्यष्टिगत प्रतिरोधक में गुजरने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कि धारा भी आपकी उसमें अलग होती है और विभवांतर भी क्या होता है, अलग अलग वोल्टेज होती है, अलग अलग धाराएं, अलग अलग विद्युत धारा भी होता है। एक तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अभी इसको मैं सॉल्व करके भी बताऊंगी अच्छे से। आप ये देखिए, ये आपका हो गया पार्श्व क्रम संयोजित। इस तरीके से अगर एक के ऊपर एक लगाया जाए तो इसे ही बोलते हैं आपके पार्श्व क्रम या पैरेलल। मान लीजिए R1 आपका कितना है, 2 ओम है, ये 3 है और ये 4 है। तो पार्श्व क्रम में कैसा आ जाता है आपका 1/R हो जाता है। 1/R इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला है पैरेलल का, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 कितना है आपका, यानी कि 1 तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे आप, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अगर इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 3 और 2 दूनी 4,
यानी कि 2 दूनी 12 आ गया आपका एलसीएम, 12 आ गया। 2 छिक 12 यहाँ 6 आ जाएगा, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, 6 4 10 13, 13/12 आपका क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध। इसको उल्टा कर दो, आर आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा आपका 12/13। तुल्य प्रतिरोध आपका क्या आ जाएगा, 12/13। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है। तो आई होप यहाँ से आप अच्छे से समझ लिए होंगे। कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला में बेस्ट करके निकाल लेनी है वैल्यू। श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पाई क्रम संयोजन के लाभ इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में हम समांतर क्रम का क्यों यूज करें, तो उसके लिए इंपॉर्टेंस है कि उसका लाभ भी है। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है, तब कोई भी अवयव काम नहीं करता। मान लीजिए मैंने एक श्रेणी क्रम घर में लगाया, घर में जो आपका घरेलू परिपथ होता है कैसा होता है, समांतर होता है। मान लीजिए मैंने ऐसे लगा दिया है, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसमें से कहीं भी खराबी हुई ये पूरा बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा चलना, वो काम करना बंद कर देगा। ये है आपका श्रेणी क्रम संयोजन की हानि। लेकिन अगर मैंने उसको पार्श्व में लगा रखा है, समांतर में लगा रखा है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका बल्ब, यहाँ पे आपका मान लीजिए बल्ब है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे भी रास्ता दिया है करंट को जाने के लिए, यहाँ पे भी रास्ता दिया है और यहाँ पे भी मान लगा दिया है, तो ये करंट यहाँ से नहीं जाएगा। तो अगर ये वाला ख़राब हो गया तो वो इस वाले से भी जा सकता है, ये वाला ख़राब हो गया तो इस वाले से भी जा सकता है। तो इस तरीके से उसके पास जाने के लिए बहुत 3-4 रास्ता है, 3-4 रास्ता है वो, तो कहीं से भी वो काम चला सकता है। अगर आपके घर जाने के लिए 4 रास्ते हो तो अगर एक रास्ता ख़राब पड़ा है तो दूसरे तीसरे रास्ते का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर जाने के लिए एक ही रास्ता है, वहीं पर मान लीजिए कोई काम चल रहा है, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। सेम आपका रोल है आपका श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन में। तो अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है, अभी बताया मैंने। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है, इसमें प्रतिरोध भी क्या होता है, कम होता है, लेकिन श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज़्यादा होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय यानी कि अभी हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगा, वो भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षत होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। कहने मतलब है, अगर आपका ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, एच आपका क्या है, यहाँ पे हीट है, एच आपका क्या है, हीट। ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, शक्ति, कौन, शक्ति गुने समय। शक्ति क्या है, पावर है, उसका पी ले लिया और समय का टी ले लिया। पी आपका क्या है, शक्ति आपका क्या है, वी इंटू टी है ना, वी इंटू, देखिए P क्या है आपका, शक्ति जो आपका है क्या है, V/B इंटू आई इंटू टी है, ये है आपका शक्ति। तो V आपका क्या है, IR इंटू आई टी। तो आई क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि I²RT V, यही आपका IR हो जाएगा। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा किसके बराबर होता है, I² और T के। ये आपको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है और ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, बाकी इससे इतने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं आते हैं। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम वही था आपका, H इज इक्वल टू क्या था, I² R, जो हमने यहाँ पढ़ा है, ये I² साथ में T भी है ना। किसी प्रतिरोध में तापन ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के कैसा होता है, समानुपाती होता है। अगर आपका ऊष्मा ज़्यादा होगा तो आपके विद्युत धारा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्रतिरोध के समानुपाती होता है, आर भी क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होता है, टी का भी क्या होता है, समय ज़्यादा होगा तो आपका हीट भी ज़्यादा होगा, विद्युत धारा भी ज़्यादा होगा, प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। अवांछनीय यानी कि कंप्यूटर वगैरह अगर गर्म होता है तो हमें उतना दिखाई नहीं देता है ना, उसे छू करके हम CPU वगैरह पता कर सकते हैं कि वो गर्म हो गया, लेकिन प्रेस हीटर वगैरह हमें दिख रहा होता है कि वो गर्म हो गया। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में भी उत्सर्जित
होती है। मान लीजिए आपका एक पंखा है, अगर पंखा आपका चलना शुरू कर दिया तो पंखा में क्या होता है, आपका विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आंतरिक ऊर्जा में। लेकिन जब आपका पंखा बहुत देर तक चलता रहता है तो उसका जो मोटर है गर्म हो जाता है, यानी कि वहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा, हीट भी रिलीज होता है। तो वही कह रहा है ये। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्यों? इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर वोल्टेज हो जाता है तो बल्ब जैसे फ्यूज हो जाता है ना, तो फ्यूज होने के चांसेस कम होते हैं। पचेत यानी कि दहन होना, जलना। तो अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे देते हैं हम तो वो जलता नहीं है, आराम से रहता है। इसका गलनांक उच्चतम कितना है, 3380 डिग्री सेल्सियस, इसलिए टंगस्टन यूज किया जाता है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि होती है, जिसकी तंतु में आयु की वृद्धि होती है। यानी कि बल्ब में क्या, अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस होता है, जिसमें टंगस्टन की आयु में क्या होती है, वृद्धि होती है, वो ज़्यादा दिनों तक चलता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर क्वेश्चन में आता है। विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो आपका पावर है क्या, शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को भी क्या कहते हैं, शक्ति। यानी कि जितना आपका करंट यूज हुआ है वही क्या है, आपका पावर है। किसी विद्युत परिपथ में उपयुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर को प्राप्त होती है, यानी विद्युत शक्ति है। P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या है, V इंटू आई है। यानी कि जितना आपका वोल्टेज यूज हुआ है उतना आपका करंट यूज हुआ है, वही आपका क्या है, शक्ति है। शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या है, वॉट है। 1 वॉट ऊर्जा कब मानी, 1 वॉट काम कब किया जाएगा, जब 1 वोल्ट और 1 एम्पियर उसमें एनर्जी खर्च होगा। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, यानी कि आप कह सकते हो कि व्यवसायिक मात्रक है, यहाँ व्यवहारिक नहीं, व्यवसायिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। अगर आपने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा है ऊर्जा, क्लास 9th का, तो उसमें भी आपका ये दे रखा है, किलोवाट आवर है ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट है, जिसे हम मापते हैं ना, कि आप मान लीजिए आपके घर में 3 यूनिट उठी है, तो 3 यूनिट का मतलब क्या है, 3 इंटू 3.6 10⁻6 जूल, इतनी एनर्जी खर्च हुई है, ये कहने का मतलब है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक न्यूमेरिकल आपको श्रेणी क्रम वाला मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पेपर में पूछा भी जाता है। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई सीरीज दे रखा है, ये आपका कैसा हो गया, समांतर हो गया, ये श्रेणीबद्ध हो गया, और यहाँ भी आपका समांतर में दे रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछता है। ऐसे देख के हमें लगता है कितना टफ है ये, है ना, ऐसे लगता है कितना टफ है ये। मान लीजिए 2 ओम है प्रतिरोध दे रखा, इसका भी आपका 2 ओम है, सिंपल में समझा रही मैं, इसका भी 2 ओम है, 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 और इसका भी कितना है, 2 ओम है। अब इसमें से हम निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध यानी कि हमें निकालना है आर। हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। सबसे वाला आप 2 पॉइंट है ए और बी, सबसे आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये क्या है आपका समांतर में, तो यानी कि 1/r इक्वल टू, ये आपका R1 हो गया, ये R2 और ये R3। तो R1 कितना है, 2 + 2 + 2, 1/ में है, सभी किस में है, 1/ में, ओम साथ में है, ठीक है। 2 कैल्शियम क्या आ जाएगा, 2, यहाँ आ जाएगा 3, यानी कि ये क्या आ गया, 3/2, 3/2 आ गया। यानी कि तुल्य प्रतिरोध, यानी कि आर हमारा क्या आएगा इसमें, आर आ जाएगा हमारा 2/3 ओम। ये क्या आ गया, टोटल आर हमारा 2/3 ओम। सेम वैल्यू यहाँ है तो वहाँ भी आर क्या आ जाएगा आपका 2/3 ओम। और ये आपका क्या हो गया, एक और आर, यानी कि ये हो गया R1, ये हो गया R2
और ये क्या हो गया R3। अब हम सिंपल श्रेणी में निकाल लेंगे। तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि R1 की वैल्यू कितनी आई थी 2/3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी थी 2/3। 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 2 ये क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 6 2 8 और 2 10, यानी कि इसका कितना आ गया आपके R की वैल्यू 10/3। R की वैल्यू कितनी आ गई 10/3। 6 2 8 2 10, सिंपल है, ये आपका आंसर आ गया, आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया। तो ये देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है स्ट्रक्चर, लेकिन आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए इस चैप्टर से लेके आऊँगी जो पेपर के कह सकते हैं कि मायने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू so much for watching the video and have a nice day. Thank you.